नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश के जनरल मैनेजर सर और शहडोल संभाग के डीएसओ सर का डिंडोरी आगमन हुआ, जिसमें डिंडोरी और मंडला जिले के समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये देखिए जीएम सर का आगमन हो रहा है और डीएसओ सर का भी आगमन हो रहा है, जिसमें सभी पदाधिकारी स्वागत करते हैं। मोबाइल बंद कर दो। मोबाइल में बज रहा है, अरे वहीं से स्विच ऑफ। जीएम सर का स्वागत कर रहे हैं डीपीएम डिंडोरी राजपूत सर तथा डीपीएम मंडला मांझी सर। इसी क्रम में स्वागत की बेला को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करेंगे डिंडोरी एवं मंडला के सभी एपीओ लवलेश सर का। हमें फील्ड में आगे उसके बहुत सारे कारण हैं, आप लोग जानते हैं। पहला कारण लोगों की सैलरी पेंशन ना हो। दूसरा कारण है लोगों का प्रोग्रेस रिपोर्ट सही से ना हो। तीसरा कारण है जीरो प्रोग्रेस वालों की संख्या लगातार बढ़ती है। इसका जो मकसद है प्रत्येक महिला को आत्मनिर्भर, और अभी वहाँ तक हमें जाने के लिए सबसे पहले हमें पदाधिकारियों की जरूरत है। समझते जाइएगा। शुरुआत जब हुई एक जीएम के माध्यम से, फिर डीएसओ, फिर डीपीएम, फिर एपीओ, फिर डीपीओ, एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी था, तभी हम लोग जमीनी स्तर पर जा सकते। तभी हमारे पहला जो प्रोजेक्ट है उसको हम पूरे तरीके से नीचे तक ले जा सकते हैं। लगभग 80% देखा गया है। शहडोल संभाग में आप लोगों ने मेहनत किया है, वहाँ तक पहुँच चुके हैं। जैसा कि मैं शुरुआत में बोला था, समाज की महिलाओं को आत्मनिर्भर करना ये उन्हें रोजगार से जोड़ना। अभी आप लोग नौकरी कर रहे हैं, आप लोग सैलरी बेस पे हो, लेकिन जो हमारी समाज की महिलाएं हैं उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता, तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। जब तक हमारे समाज की एक एक महिला के घर में जा करके सत्यकाम फाउंडेशन के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है, उनको प्रॉफिट ना हो जाए, तो हमारी फाउंडेशन से लाभान्वित ना हो जाए, तब तक हमारा और आपको उद्देश्य पूरा नहीं। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा समूह बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सत्यकाम फाउंडेशन के प्राप्त बताने होंगे। ये पहला प्रोजेक्ट जो अभी कंटिन्यू चल रहा है, उसी प्रोजेक्ट के हम सब लोग हिस्सेदार हैं और उसी के कर्मयोगी हैं, उसी के दायरे काम। अभी मैंने आपको दूसरे प्रोजेक्ट की चर्चाएं बताई। इसके बारे में उसका सिस्टम क्या रहेगा, कैसे हमारा काम होगा और कैसे प्रॉफिट होगा, ये आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो, क्योंकि अभी हमने मौखिक बताया है। जब एग्जाम्पल के तौर पे किसी कहीं खोला जाए तो समझ में आए, क्योंकि पहले भी देखा जाता था सत्यकाम फाउंडेशन कोई संस्था आई है, क्या पता क्या होगा। जब एक टॉपिक डाला गया था में, तभी लोग कुछ डाउट। अब जब शहडोल में भी आप इसको लिया
तब भी लोग कुछ डाउट नहीं, तो डाउट में रहने वाले जीवन भर डाउट में रहेंगे, काम करने वाले काम हो जाएंगे। तो आज जो भरोसा करने वाले व्यक्ति हैं, जिस प्रकार जीएम कार्यालय बनाया गया, जिस प्रकार शहडोल ऑफिस बनाया गया, जिस प्रकार और भी बहुत सारे ऑफिस बनाए गए, उसी प्रकार ये विलेज मार्ट भी होगा आने वाले 2 से 3 महीने तक। अभी आप लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है आजीविका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के आधार पर, क्लोजिंग रिपोर्ट आप तभी बना पाते हैं उसके आधार पर, लेकिन यहाँ से भी आपका क्लोजिंग रिपोर्ट निकलेगा, यहाँ से भी आपको प्रॉफिट निकलेगा। कितना प्रॉफिट निकलेगा वो समय बताएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इंसान की जरूरतें कभी खत्म नहीं होंगी। जो जरूरत का सामान है लेने लोग वहीं पे जाएंगे, जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा भीड़। इस प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आने वाले समय में और धीरे धीरे समझ में आएगा। अब जो हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है, पैरामेड, ये जो प्रोजेक्ट है स्वास्थ्य संबंधित प्रोजेक्ट है। और हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, जो भी 4 प्रोजेक्ट हैं, बहुत गजब के, कभी लोगों की आवश्यकताएं खत्म नहीं होती। अब मान लीजिए आजीविका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसको भी पैसे की जरूरत पड़ती है, वो भी चाहता है मुझे लोन मिले। कोई भी व्यक्ति वो भी चाहता है कि मेरा 2 पैसा बचत के तौर पे रहे। समाज में जरूरतें बढ़ती रहेंगी, लोग हमसे पैसा लेते रहेंगे और आपका काम है उनसे EMI लेना, इंटरेस्ट के तौर पे इनकम कमाना, वही आपका उद्देश्य रहेगा, वही आपका काम है। मान लीजिए आज से 2 महीने बाद आपके शहडोल संभाग में जब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, लोन देना और EMI वसूलना, यही काम रहेगा। अगर एक ही प्रोजेक्ट में हम लोग काम करेंगे तो ज़्यादा नहीं कर सकते, इसलिए 2 से 3 प्रोजेक्ट को लॉन्च करना बहुत जरूरी है। और ये जो प्रोजेक्ट है पैरामेडिकल, इसकी प्लानिंग कैसे होगी उसको आप लोग समझेंगे। इससे बहुत बड़ी इनकम होने वाली है आप लोग। जब 3 प्रकार की इनकम आपको आएगी और सैलरी अलग से आएगी, तब ये जो आप लोगों की समस्याएं लग, इसका स्थापना कैसे होगा, इसकी प्लानिंग कैसे होगी, उसके बारे में पता चलेगा। जिस प्रकार हमने विलेज मार्ट एक जिले में दे दिया एग्जाम्पल के तौर पर, उसके बाद हम ब्लॉक में भी देंगे। पैरामेडिकल हम एक हॉस्पिटल किराए से लेंगे। हॉस्पिटल क्या बोले तो मकान, समझ रहे हैं, एक हमने ले लिया। अब उस बिल्डिंग में सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक डॉक्टर की। डॉक्टर हमारे पास आपने देखा होगा और अब आप अपने क्षेत्र में सुने भी होंगे, बहुत सारे ऐसे MBBS डॉक्टर हैं जो डिप्लोमा लेने के बाद बेरोजगार हैं, क्योंकि उनके पास उनके माता पिता के पास जो पैसा था 40-50 लाख रुपए वो उनकी डिग्री लेने में लगा। अब वो बेरोजगार है, वो चाहते हैं कोई ऐसा हॉस्पिटल मुझे मिल जाए, मेरी इनकम के आधार पर, मेरी डिग्री के आधार पर कि मैं वहाँ पर नौकरी कर सकता। योग्यता है उनके पास, लेकिन खुद की बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे। उनको पहले सबसे पहले हॉस्पिटल लेने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए, जमीन चाहिए। गाँव में कोई हॉस्पिटल नहीं खोल सकता है, क्योंकि 10 करोड़ की इनकम लगा के गाँव में खोलेगा तो कुछ नहीं होगा। उसको जमीन लेनी पड़ेगी शहर में 4,000-5,000 स्क्वायर फीट जमीन, कम से कम 10 से 15 करोड़ की तो जमीन लेना पड़ेगा। उसके बाद पैसा नहीं, उसके बाद उसको बिल्डिंग बनाना पड़ेगा कम से कम 10 करोड़ रुपये। उसके बाद उसमें मशीनरी प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, सोनोग्राफी के लिए, एक्सरे के लिए, यूरिन टेस्ट, पेशाब टेस्ट, दुनिया भर के जो टेस्ट है हॉस्पिटल में रहते हैं, वो सारी सुविधाएं वहाँ पे रखना पड़ेगा। उसको स्टाफ भी रखना पड़ेगा। वो समर्थ नहीं है उसके अंदर, वो नहीं कर पा रहा, इसलिए मजबूर बैठा। तो हमारे डायरेक्टर सर लोगों ने क्या कार्य किया है, ऐसे मजबूर लोगों को जिनके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, अनुभव भी है, ऐसे लोगों को, ऐसे MBBS डॉक्टरों को हम सैलरी बेस करें और उनकी इच्छा अनुसार सैलरी देंगे जो उस लायक है। 2 लाख
लाख 3 लाख 4 लाख जो भी लग रहा है ऐसा, ये व्यक्ति राइट है, उतनी सैलरी उसको दी जाए। अब हमने किराए से बिल्डिंग ले लिया, वहां पे अपने डॉक्टर भी रख लिया। अब मशीनरी प्रोडक्ट खरीदा, डॉक्टर बोलेगा मुझे ये सुविधाएं नहीं, वो सारी सुविधाएं संस्था ने खरीद के रखी, पैसा तो इतना लगाना ही पड़ेगा। संस्था इतनी सक्षम है लगाई। अगर आज 2 से 3 लाख रुपए लोन दे सकती है और सैलरी विभाग के अंदर 1.5 करोड़ सैलरी बांट सकती है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अब डॉक्टर भी हो गया, मशीनरी सामान भी हो गया, अब हमारा हॉस्पिटल भी तैयार हो गया। अब हमें जरूरत पड़ेगी वहाँ छोटे छोटे कंपाउंडर नर्स करना। आपने सुबह कार्रवाई पंजे में लिखा पैरामेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल, आप सुबह रिपोर्ट डाले पैरामेडिकल, दोपहर में डाले पैरामेडिकल, शाम को डाले पैरामेडिकल, क्योंकि वहीं से आपको वैल्यू आना है, वहीं से आपको आगे बढ़। और हाँ, आपका क्या नाम है? बल्लभ सिंह नाम आप है? जी आपका? आपने हमारा नाम, आप किसी हैं जी? पीछे भैया क्या नाम है दाढ़ी वाले? राहुल कुमार वास्ते, किसी हैं? अच्छा है, आपके जैसे चेहरे का मेरा दोस्त नहीं इंटरव्यू में रहता है। यही सर, यही है। बढ़िया होगी, बढ़िया गाड़ी बार मस्त मेंटेन किया जी। आपका नाम भैया क्या है? सैनजीत आप है? इसी है आप? थैंक यू। और मैं किसी को जानता हूँ, आपका क्या नाम है भाई? हाँ, दिनेश कुमार बनावल। आप हैं बनावल जी? जी। और मैं किसको जानता हूँ? बाकी को जानता हूँ। हाँ, आपका संतरा बहुत संतरा खाए थे आपका क्या नाम है? संजय पाटिल। आप हैं? आप यहाँ पे काम करते हैं जी? आपका आगे बताने दीजिए। ओके, हाँ, आपको भी नहीं आता है? बीना ठाकुर आप हैं? वेरी गुड। तो अभी तक आप लोगों ने, मैं इसलिए पूछा क्योंकि आप लोगों को मैं हर महीने में 3 से 4 बार क्वालिटी रिपोर्ट बनाता हूँ, तो आप लोगों का नाम लेता रहेगा। 1 महीने में 4 दिन लेता हूँ आप लोग, तो चेहरे से पहचान है कि हाँ इनका अच्छा बीना ठाकुर वो नहीं, ये समझ में आएगी कुछ लोगों को जाने। तो अभी आप लोगों ने काफ़ी सारा चीज़ें हमारे जीवन के माध्यम से आप लोगों ने सीखे हैं। आप लोग बीच में मैं 1 घंटे बात करूंगा और इस 1 घंटे में आप सभी लोगों को बहुत सारे चीज़ें बातों क्लियर करने वाला हूँ। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बताऊंगा, ओनली फॉर छोटी छोटी बातें बताऊंगा, क्योंकि मेरा संभाग है और मेरे संभाग में अधिकारी किस तरीके से कहाँ पे लापरवाही कर रहे हैं ये मुझे पता है। हमारे जीएम सर को पता नहीं, क्योंकि उनको संस्था के बारे में पता है। समझ रहे हैं ना? संस्था को कितना आगे लेके जाना है, संस्था का फ्यूचर क्या है, वो सब बताएंगे। लेकिन आज मेरे संभाग में क्या दिक्कत आ रही है, लोग कहाँ पे मिस्टेक कर देता है जिसकी वजह से उनको लॉस हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने इस कथाकाम फाउंडेशन में, मुझे लगता है परमानेंट मार्कर लाया हुआ इसलिए नहीं चल रहा है। हाँ, ये लगता है परमानेंट मार्कर ही है। हाँ, ऐसे तो हाँ से
तो अभी आप सब लोग को सबसे पहले मैं ये बता दूं, जैसे हमारे बघेल जी हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे चेहरे हैं जो सत्यकाम फाउंडेशन में पता नहीं क्या सोच के अपनी ज्वाइनिंग ले ली है, लेकिन ज्वाइनिंग लेने के बाद उनका काम देखा जाए तो बिल्कुल जीरो है। मेरे संग में ये नहीं आता है, आप सभी लोगों ने इस संस्था में आए हैं, मैं भी आया था। तो मैं इस संस्था में जब मैं आया था तो मैं अपनी सिक्योरिटी 70 से 80 हज़ार में दिया था, तो मैं ब्याज में पैसे लेके दिया था। ब्याज में मेरा उद्देश्य था कि मैं 2 से 3 महीने के अंदर अपना ये जो ब्याज में ले रहा हूँ, और ऐसे में पैसे नहीं दिया था, मैं अपनी मम्मी का, अपनी मैडम का सोना गहन रख दिया था और ब्याज में दिया था। मेरा मकसद था यदि मैं यहाँ पर ब्याज ले रहा हूँ तो मुझे सत्ता में पूरी ईमानदारी से काम करना है। बात समझ रहा है ना? मैं बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत सारे अधिकारी हैं, मात्र ज्वाइनिंग कर लिए हैं, काम जीरो है, उनका सत्काम में नाम ही नहीं आता है, क्योंकि काम इनका चल रहा है कहीं पे, ये यहाँ पे कहीं पे काम कर रहे हैं, उनके डीपीएम, उनके एपीओ परेशान है उनसे। तो यदि आप सभी लोग सत्काम में आए हुए हैं तो मेरा मानना है कि आप लोग पूरी ईमानदारी से काम करें, अपने पद के प्रति, अपनी पदिका को, पद की गरिमा को समझते हुए आपका काम क्या है, आपकी जिम्मेवारी क्या है। यदि हमारे यहाँ पर एक पीसी भाई साहब हैं, तो ये पीसी का काम क्या है, ये पीसी ने 20,500 रुपये सिक्योरिटी दिया हुआ है, क्यों दिया है, क्या रीजन है? क्या आप सिक्योरिटी दे के सोच लिए हैं कि संस्था आपको सैलरी डालेगी? ऐसा है क्या? नहीं, आपने सत्काम में यदि आप सिक्योरिटी दिए हैं भाई साहब, तो वो सिक्योरिटी संस्था का ये उधार है, ये उधार है। 18 महीने के बाद संस्था आपको वापस करेगी, आप इसको वापस लेंगे। हमारे बीपीओ है कि उन्होंने 32,000 दिए हैं तो ये वापस होगा, 49,000 दिए तो वापस होगा, 74,000 टीपीएम दिए तो वापस होगा, ये उधार है। जैसे आप लोग मत समझे कि आपने सिक्योरिटी दिए हैं तो सर हमें संस्था सैलरी क्यों नहीं दी है। संस्था कहती है कि मैं आपसे सिक्योरिटी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी हमारी संस्था नई जगह पे जा रही है और आपको हम जानते पहचानते नहीं है, पहली बार हम आपको पद दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एपीओ कोई डीपीओ है तो वो पद लेने के लिए अदर संस्था में लेने के लिए ना जाने कितनी मेहनत, कितनी पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है। एक ब्लॉक इंचार्ज यहाँ पे जो बैठा हुआ है, अदर सेक्टर में आप चल जाना, फाइनेंस सेक्टर में ब्लॉक इंचार्ज में जाने के लिए आपको 4 साल लग जाएगा, तब आप ब्लॉक इंचार्ज बनेंगे। भरोसा नहीं है तो आप जाके पूछ लीजिए अदर संस्था में। बात समझ रहे हैं ना? मेरे रिलेशन में हमारे बुआ के एक लड़का है, ब्लॉक इंचार्ज बनने में उसको 4.5 साल का टाइम लगा है, अभी वो अहमदाबाद में है, सोचिए, लेकिन आज उसकी सैलरी 45,000 है। आप सोचेंगे मेरी सैलरी कम है, राइट? इसलिए क्योंकि वो संस्थाएं जो पहले चल रही हैं वो काफी सालों से हो गई, उस पोस्ट की सैलरियाँ क्या हो गई है, बढ़ गई है धीरे धीरे। और आप लोग इस संस्था में अभी आप पहली बार आए हुए हैं, ये पोस्ट आपका मिला है, जैसे जैसे आपका समय होगा आपका प्रोग्रेस बढ़ता जाएगा, आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी। आप भी आने वाले टाइम में पीसी की सैलरी 20,000 30,000 होगी, बीपीओ की सैलरी 40-45,000 होगा, हमारे एरिया प्रोजेक्ट ऑफिसर 40 से 50,000 60,000 कमाएगा, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज की सैलरी लाखों से प्लस होगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज का पोस्ट एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है, कलेक्टर का पद होता है। तो यदि आप लोग इस जगह पे आए भाई साहब, तो आप ये मत सोचिए कि आपने सिक्योरिटी दिए हैं तो आपको संस्था पैसा डालेगी, एकदम क्लियर है, क्योंकि ये उधार है। संस्था कहती है आप हमारे संस्था में आपने ज्वाइनिंग ले लिए, अब आप काम कीजिए और हमसे आप सैलरी लीजिए। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? यदि ऐसा है कि यार सिक्योरिटी देने से आप हमको सैलरी दो, तो आप मेरे सभी 50,000 सिक्योरिटी लो, अभी मैं दे दूंगा, अभी कैश, और मुझे आप 10,000 ज्यादा नहीं 10,000 सैलरी दे दिया। कोई दे सकता है? कोई दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है। कोई दे सकता है तो बताइए, मैं 50,000 नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता है। ये बात से आपको ये समझाना चाहते हो कि आपने सिक्योरिटी दिए हैं साहब, तो आप अपनी पद के लिए दिए हैं कि मैं कल के डेट में लापरवाही न करूं, लोगों के साथ में गलत न करूं, संस्था के पैसे के साथ गलत न करूं, इसलिए आप सिक्योरिटी दिए हैं।
अब आप संस्था कहती यहाँ पर आप काम कीजिए और दाम दीजिए, काम कीजिए, सैलरी लीजिए, हम आपका 1 रुपया नहीं काटेंगे, 1 रुपये नहीं काटेंगे, लेकिन आपका जो काम है, आपका जो पोस्ट है, उसके आधार पर आप उतना काम करके देना होगा। क्लियर हो गए? अब हम आपको बताते हैं, यदि आप लोग यहाँ पर ज्वाइन किए हैं तो कल से हमारा कोई भी ऐसा ऑफिसर यहाँ पर ओनली फॉर नाम का नहीं होगा। यदि वो नाम का है तो रिजाइन देकर अपना घर में आराम से रहे, उसकी सिक्योरिटी उसका समय के आधार पर आप उसका रिफंड करा देंगे। ये क्लियर है, नाम का नहीं होगा, क्योंकि लीगल टेंडर के आधार पर संस्था बोलती है 2 महीने रेगुलर यदि कोई भी हमारा अधिकारी अपना प्रोग्रेस नहीं देता है तो संस्था क्या करेगी? यदि प्रोग्रेस नहीं देता है तो उसका ऊपर है कनिष्ठ अधिकारी, उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। क्या करेगा? कार्रवाई करेगा। यदि पीसी है, प्रोग्रेस 2 महीने से रेगुलर नहीं दे रहा, उसके ऊपर का बीपीओ और एपीओ कार्रवाई करेंगे। ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, फिर इसके ऊपर का जो अधिकारी डीपीएम या डीएसओ, ये इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। क्या आपका अधिकारी प्रोग्रेस क्यों नहीं दे रहा? नहीं दे रहा है तो उसको हटाइए। कोई व्यक्ति किसी सेक्टर पे भी ज्वाइन करता है ना, कोई भी सेक्टर पे, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, चाहे शिक्षा विभाग में हो, चाहे वो फॉरेस्ट विभाग में हो, वो व्यक्ति नौकरी करता है। सही बात है? कोई भी यदि कलेक्टर में भी आपकी चपरासी का पोस्ट मिला कलेक्ट्रेट में, तो आपको डेली चपरासी की पोस्ट के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा और एक दूसरा लेके दूसरे को चाय बरातना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा। काम है, ये काम है। इधर हो गए ना? तो आप लोग इस संस्था में है तो आपका जो काम है वो आपको करना ही पड़ेगा। आप सोचे मन चाह मैं काम करूं या ना करूं, जब मन पड़ा तब फील्ड जाऊं या ना जाऊं, नहीं। आपका जो काम है वो करके देना पड़ेगा। नहीं दे सकते वो काम तो आप रिजाइन दीजिए, सर मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं अपना इस्तीफा देगा। इसमें कोई सूझबूझ नहीं, क्योंकि आज आपको अपने पद की गरिमा को समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग आने वाले इसका भविष्य क्या है, आने वाले समय में आप लोग क्या यहाँ से मिलने वाला है, और आगे आपको मैं भविष्य दिखाऊंगा। क्योंकि सत्कार में जब मैं आया था तो मुझे भविष्य बताया गया था कि लवलेश तेरी आज इतनी सैलरी है, लेकिन आपका इंसेंटिव बहुत बड़ा बनने वाला है। वाकई में मेरी 32,000 सैलरी तो है, लेकिन 10 से 15,000 20,000 हर महीने मेरा इंसेंटिव बनता है। 40 से 50,000 60,000 मेरी कमाती है। वो मुझे बताया गया था कब? जब मैं बिहार गया था। जैसे मैं आज आपको समझा रहा हूँ वैसे मुझे समझाया गया था बिहार में। उस टाइम मैं पोस्ट में ज्वाइनिंग नहीं लिया था, मात्र समझाया जा रहा था और मैंने उनकी बातों को गौर किया और उसके ऊपर मैं काम किया, तो आज वाकई में रियल है। और आने वाले 1 साल के बाद मेरी खुद की इंसेंटिव 1.5 लाख 2 लाख रुपये होगी। आप सभी पीसी की इंसेंटिव 1 साल के बाद 20,000 30,000 40,000 आराम से होगी। कैसे होगी मैं आगे आपको बताऊंगा। इसलिए कि आप सभी लोग सत्कार में आए हैं तो पूरी ईमानदारी से काम करें, नाम के नहीं, चेहरे देखने के लिए नहीं भैया। आप ज्वाइनिंग किए हैं, आप काम करके दीजिए। यदि आपके घर में कोई काम है, बेशक छुट्टी लीजिए, 4 दिन का छुट्टी लें, 10 दिन का छुट्टी ले, लेटर लगाइए और अपने अधिकारी को दीजिए। पीसी है तो बीपीओ को दीजिए, बीपीओ तो एपीओ को देगा, एपीओ तो डीपीएम को देगा। आपका डीपीओ है, उसने हिसाब से छुट्टी उसने काम नहीं किया, मुझे लगा में है ले लिया, पिछले महीने उसका 10 दिन का सैलरी कटा, पूछ लीजिए पीछे। सही बात बोल रहा हूँ जी? 10 दिन का सैलरी कटा है। अब वो काम किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं, मेरी नजरों में नहीं किया है। मेरी नजरों में छुट्टी में था, उसका 10 दिन का मैं सैलरी काटा हूँ, ओनली 20 दिन का सैलरी बना उसका। आपका बड़े सारे लोग बोलते सर मेरी सैलरी कम क्यों आई है? आपका जो रिपोर्टिंग है, आपका जो रिपोर्ट है वो आपका मिस्टेक है। अब यदि यहाँ पर एक समूह में 3 महिलाएं क्लब का हिस्सा बनती हैं तो यहाँ पर ये अपनी आईडी को एक्टिव करने के लिए यहाँ पर 3500 रुपये का एक बार उनको बिजनेस टूल लेना पड़ेगा। बिजनेस टूल के लिए लेती हैं, फिर लेती हैं ये 3500 रुपये का। यदि कोई पुरुष है तो उसको टी शर्ट मिलेगा, उसको बिजनेस प्रोफाइल किट मिलेगी, OWS का प्रोफाइल किट मिलेगा, क्लब मैनेजर क्लास का प्रोफाइल किट मिलेगा और यहाँ पर सारी अन्य और सुविधाएं संस्था देगी उस पैसे के बदले में।
यदि कोई महिला है तो उसको साड़ी मिलेगा, प्रोफाइल भी मिलेगा, या कोई लड़की है शादी में उसको सूट मिलेगा। तो यहाँ पर संस्था उसके बदले में आपको संस्था ने रिटर्न आपको देती। अब संस्था कहती है यदि आप इस क्लब में आने के बाद बिजनेस स्टार्ट कोई भी महिला करती है, हमारे यहाँ पर 5 क्लब हैं। सबसे पहले 5 स्टार क्लब, फिर 7 स्टार क्लब, इसके बाद सिल्वर, इसके बाद गोल्डन, इसके बाद डायमंड। ये 5 क्लब हमारे हैं। 5 क्लब में इस क्लब में आने के लिए वो जो पहली महिला शुरुआत की है वो क्या करेगी, वो भी 5 महिलाओं का समूह बनाएगी। क्या करेगी? 5 महिलाओं को समूह बनाती है। यदि कोई मान लेते हैं एक सीता यदि 5 समूह बनाए, कितने समूह बनाए? 5 समूह बनाए, 15 लोगों का। अब ये सीता 5 समूह में 3 क्लब मेंबर निकालती है। कितना 3 क्लब मेंबर निकालती है। तो यहाँ पर इस सीता का जो इंसेंटिव बनेगा उसने आईडी जनरेट करके रखी है। यहाँ पर 15 लोग का मेंबर बनते हैं। इसकी जो इंसेंटिव बनेगी 3675 रुपये, उसकी पहले महीने की इंसेंटिव बनेगी 7%। अब यहाँ पर कोई महिला क्लब मेंबर बनती है तो सबसे पहले उसको आपको पता है क्लब में 3675 रुपये से लेके 3,98,00,000 तक वो इनकम ले सकती है। 5वें लेवल में आने के बाद 3,98,00,000 तक इनकम ले सकती है। लेकिन 35 रुपये लगाने के बाद उसको हमारी संस्था 2 लाख से लेके 25 लाख तक का एक्सीडेंटल बीमा देती है। यदि कोई महिला है 35 रुपये लगाती है तो यहाँ इनकम तो कमा ही सकती है, लेकिन 2 लाख से लेके 25 लाख रुपये तक उसको एक्सीडेंटल बीमा इधर हो गए। तो यहाँ पर महिला का सवाल बहुत सारे आ सकता है कि 35 रुपये हम लगाएंगे तो हमको उसको क्या था, हमको उसको हमें बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले आपको उनको ये समझा देना है जो बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पर 2 लाख से 25 लाख रुपए तक एक्सीडेंटल बीमा मिलेगा, पहला चीज। दूसरा चीज आपको बाइक फंड मिलेगा, जो कि 1,25,000 रुपए तक बाइक फंड मिलेगा उस महिला को यदि वो गलत पैसा बनते। तीसरा चीज उसको हाउस फंड मिलेगा, जो कि हाउस फंड उसका है वो है 15 लाख से 40 लाख रुपए तक उसका हाउस फंड है। और चौथा उसको मिलेगा कार फंड उसको मिलेगा 13 लाख रुपए कार फंड उसको मिलेगा। वो 35 रुपये लगा के उसको इतने सारे बेनिफिट मिलता है। जी एक बहुत बड़ी काबिलियत इंसान में होती है, क्योंकि अगर वो लोगों के प्रति सोचता है, हमेशा भले के सोचता है, ऊपर वाले आपको 2-4 लोग की बुराई करने या बात करने कभी जीवन में फर्क नहीं पड़ा। हमने जिंदगी में बहुत सारे काम इतनी कम उम्र में हमने बहुत सारी चीज़ें झेला है। मतलब हम कोई बहुत बड़े घर से नहीं, किसान का बेटा हूँ, उससे मेहनत करके बना हूँ। इसने कभी गरीबी नहीं देखा, माँ बाप के पैसे से ऐसा किया है, वो फालतू बातें करता है। जवाबदारी जानता है कि पैसे कमाए जाते हैं, उसको उपयोग कैसे किया जाए। गरीबी क्या होती है, एक समय की कीमत क्या होती है। आगे के समय एक मेरा शब्द, एक मेरी प्लानिंग, एक मेरा डिसीजन कल के लिए लोगों का क्या भविष्य निर्धारण करेगा। आज मैं जब भी डायरेक्टर लोग साथ मीटिंग करता हूँ तो मुझे चिंता रहती है मेरे लोग 14-15 लोग, कल के लिए मेरा कोई एक डिसीजन नहीं ऐसा हो सकता। क्योंकि आज मैं उस लायक था, इसलिए मैं उस पद को पा पाया। कल मेरी जगह कोई और आए, किसी के रहने न रहने से संस्था पर नहीं होने वाली, इस चीज़ को भूल जाना। क्योंकि आपका भविष्य है समय। नेता ने दिमाग रखने की रहा, जिसका प्रोजेक्ट डैमेज हुआ है रियल में एक लेटर में लगा के उसमें सील लगा के दे। ये पदाधिकारी का आजीविका मिशन के कारण या NRM वालों के कारण प्रभावित हुआ है कार्य, इसलिए इनके साथ सहानुभूति की जाए, उसमें कुछ राशि डाली जाए। हम लोग बैठ के डिसाइड करके उसमें अपने लेटर थैंक यू सर। लेकिन याद रखना, परेशानी है, मैं हमेशा साथ हूँ। नेतागिरी, दादागिरी, रईसी, ये सब करने में बहुत बड़ा जी नहीं सर, मैं 1000 परेशानी झेल रहा हूँ जिंदगी में, बता रहा हूँ। कभी हारने वाला व्यक्ति है, मैं हमेशा प्रेम चाहता हूँ। आप मेरा साथ दो, मैं आपका 10 गुना साथ दूंगा। यस सर। लेकिन मेरे सामने कोई फालतू बात करे तो मंजूर नहीं, किसी को मंजूर नहीं होगा। रात दिन मेहनत करता हूँ, सबके काम घर परिवार में बहुत कम टाइम देता हूँ,
हमेशा फील्ड में रहता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे एक पदाधिकारी से लायक बने। आज इतना छोटी छोटी समस्या है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है जिसके लोगों को छीनों के जिसका सामने तोड़ों की परेशानी नहीं होगी। नॉर्मल सी बात है। अब उसका उपाय आप लोगों को निकालना है, कुछ हम निकालें कुछ हम निकालें, क्योंकि खेलना तो आपको है। हम अप्रत्यक्ष रूप से आपकी मदद कर पाएंगे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आपको नहीं करना। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा। आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को मेरी बातें अगर बुरा लगी हो, मैं आपको हमेशा खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, जीवन में बहुत तरक्की करें। मैं यही शुभकामनाएं करता हूँ। माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। अभी आप सब लोग सर हेलो 10 मिनट 5 मिनट में सब और दे दीजिए कि हम सब इसमें क्या